Hello guys, welcome to Giri's The Hindu Analysis, and I'm so sorry for my sore throat, for my voice. That is so bad. I'm not well, so I might take more time to slowly tell you things. Okay, so I'm sorry. चलिए, केजरीवाल डिवाइस समन्स। तो ईडी क्या है? ईडी इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये तो हम सबको पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। व्हाट इज ईडी? ईडी इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है ना। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजे, ठीक है, समन की बुलाया, चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया। अरविंद केजरीवाल कहते मैं तो नहीं जाता। ठीक है, तो वो नहीं गए, वो इंस्टेड रोड शो में चले गए जो मध्य प्रदेश में हो रहा था, वहां चले गए इलेक्शन रैली में, और ईडी के पास नहीं गए। ठीक है ना, विच इज़ नॉट राइट, लॉफुल नहीं है, बट या ही डिड दिस। उसके बाद केरला गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स। हम पहले ये किस में देख चुके हैं कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे RN रवि, उनके अगेंस्ट भी तमिलनाडु ऐसे ही गया, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो बिल्स को एसेंट नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक बिल जो है वो लॉ कब बनता है, हम ये समझ चुके हैं। बिल इज अ प्रपोजल, ठीक है ना, कि जैसा लॉ चाहते हैं वैसा प्रपोजल है। ठीक है, जो चाहते हैं वो प्रपोजल, ठीक है, पार्लियामेंट में जाता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जाता है। ठीक है ना, एंड उसमें क्या होता है फिर? देयर इज अ इफ, और ये बिल कब बनता है, बिल लॉ कब बनता है? जब एसेंट मिलता है। ठीक है, एसेंट मतलब अप्रूवल। ठीक है ना, तो वो अगर अप्रूवल नहीं बने तो लॉ नहीं बन सकता। अब यहाँ पे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि गवर्नर अप्रूवल नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए वो लॉ नहीं बन पा रहा है। तो उनके जो लॉज जो बनवाना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट गई वहाँ पर, एंड अब इसके बाद कौन गए? द केरला गवर्नमेंट हैज सॉट अ डिक्लेरेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो हमें क्या याद रखना है? तमिलनाडु के गवर्नर कौन है ये हमें पता होना चाहिए, और केरला के गवर्नर कौन है हमें ये पता होना चाहिए। और ये भी बिल्स को एसेंट नहीं दे रहे, अप्रूवल नहीं दे रहे, और अगर ये एसेंट नहीं देंगे तो लॉ नहीं बन पाएगा। जो बिल है, जो प्रपोजल है, वो लॉ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें पढ़ना है आर्टिकल 200 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एसेंट टू बिल्स, ठीक है, एसेंट मतलब अप्रूवल। ठीक है ना, अप्रूवल टू बिल्स के ऊपर क्या कहता है ये आर्टिकल 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये कहता है व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट or in the case of state having legislative council has been passed by both houses of legislature of state, it shall be presented to the governor। क्या कह रहे हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बिल को पास कर देगी तो फिर बिल किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। तो गवर्नर जब तक अप्रूवल नहीं देंगे वो बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा। दिस इज व्हाट आर्टिकल 200 सेज, और ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो पहले हम लिखेंगे केरला government moves to Supreme Court against Governor Arif Mohammed, against Governor Arif Mohammed। ठीक है ना, आरिफ मोहम्मद के अगेंस्ट चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता चलिए? हमें गवर्नर, केरला के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आर्टिकल 200 के बारे में भी नोट करेंगे। आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन talks about assent, that is approval to bills passed by state legislature, approval by governor to bills passed by state legislature। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन गया। तो आर्टिकल 200 में किसके बारे में बात हुई है ये हमको पता होना चाहिए कि एसेंट, पावर ऑफ गवर्नर टू गिव एसेंट टू बिल्स। ठीक है, आगे चलेंगे। लेटेस्ट डाटा इंक्लूडिंग द ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर सितंबर एंड S&P's ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI फॉर द मैन्युफैक्चरर सेक्टर for October point to a palpable softening in economic momentum. The government's provisional figures for output across the
Key infrastructure industries from cement and coal to steel and electricity show the average year-on-year growth on production is appreciably to a 4-month low टू ऑफ 8 पॉइंट। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी, मतलब अगर हम S&P ग्लोबल, ये सिर्फ और सिर्फ क्लैट एंड ईलेट वाले बच्चे लिखेंगे जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में, और किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तब आप लिखना, ये नहीं तो नहीं, ठीक है। S&P परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी सही चल रही है। सितंबर के महीने के लिए 8% है, सितंबर 8.1%, अगस्त 12.5%। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, बाकी सबको नहीं लिखना है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर का सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगी वो ये लिखवाऊंगी कि बायोस्फीयर होता क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ऑल्सो स्टोर्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द विसिनिटी। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया जो कि प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 1 पॉइंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर protected areas meant for the conservation of plants and animals। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें टर्म्स क्या क्या उठानी है कि प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि वर्ल्ड बायोस्फीयर डे कब होता है। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे कब होता है, 3 नवंबर को। ठीक है, ईच ईयर द टू रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन, की इंपॉर्टेंस क्या है इनकी इन्वायरमेंट के लिए और कैसे इनको बचा सकते हैं। इन द हार्ट ऑफ ईच बायोस्फीयर रिजर्व लाइज द स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कोर जोन प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर फ्लोरा एंड फौना एंड प्रोटेक्टिंग वाटर, सॉइल, एयर एंड बायोटा। मतलब जो जोन्स बताई हुई है उसके अंदर कि एक बफर जोन होता है सराउंडिंग द कोर जोन वेयर पीपल लिव एंड वर्क इन हार्मनी विद नेचर। तो ये हम देखेंगे। अब ये डे जो है इसकी थीम भी बताई हुई है इन्होंने, बायोडाइवर्सिटी। चलो इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट, टू रेज अवेयरनेस अबाउट, टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है ना, एंड प्रमोट कंजर्वेशन। तो इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ों में इन्होंने बताया हुआ कि जोन्स हैं। ठीक है ना, सबसे पहली जोन अगर हम ऐसा करें तो फर्स्ट जोन कौन सी है, फर्स्ट जोन इज कोर जोन। कौन सी जोन है, कोर जोन है। ठीक है, कोर जोन क्या होती है, हैबिटेट, रहने की जगह, फॉर हैबिटेट फॉर फ्लावर्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, बफर जोन। ठीक है, बाहर वाला कौन सा है, बफर जोन। बफर जोन में क्या है, पीपल लिव एंड वर्क, पीपल लिव एंड वर्क इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है ना, और ये कहते हैं अ जोन दैट ऑल्सो फंक्शन एज लेबोरेटरी फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी नेचर एंड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। The outermost edge is the transition zone where communities practice socio-culturally and ecologically sustainable human activities। ठीक है ना, और ये क्या है, थर्ड भाग में क्या है, कल्चरल जोन। एज इज अ ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन है ये, ट्रांजिशन जोन। communities practice, communities practice सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है ना, तो ये 3 जोन्स हैं
तो अगर हम बायोस्फीयर में देखें तो उसमें 3 जोन्स हैं। कोर जोन कौन सी है, जहाँ पर फ्लोरा और फौना है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता इस चीज़ को। फिर उसके आसपास क्या है, बफर जोन, जहाँ पे मे बी ट्राइबल्स रह रहे हैं इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। और दूसरा है सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़ का जोन, दैट इज ट्रांजिशन जोन। तो ऐसे ये जोन्स जो हैं बायोस्फीयर में होते हैं, ठीक है ना। तो जोन्स लिख लो यहाँ पे, जोन्स इन बायोस्फीयर designated by UNESCO to promote the conservation of biodiversity, sustainable development research. Biosphere reserves are also supported by other United Nations agencies. For example, United Nations Development Program. बहुत सारी United Nations जो हैं, United Nations बायोस्फीयर को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। जो 5th पॉइंट है, नाउ अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, according to UNESCO, there are 748 biosphere reserves across 134 countries, including 22 transboundary sites, enhancing the friendly cooperation between, मतलब borders लगते हैं जहाँ पर 22 transboundary साइट्स भी हैं। 748 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 134 कंट्रीज में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया के बारे में बात करें एट द लोकल लेवल, अगर इंडिया के बारे में बात करें, अगर इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, लोकल कम्युनिटीज आर वर्किंग टुगेदर टू मैनेज मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो सुंदरबन यहाँ पर हमारे इंडिया में कौन सा है, सुंदरबन बायोस्फीयर। अब सुंदरबन बायोस्फीयर के बारे में हमें एक चीज़ नोट करनी है, वो क्या नोट करनी है, इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा is the largest delta and mangrove forest in the world, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा आता है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इंडिया में है, इन इंडिया। वो कह रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। रिसेंटली रिकॉग्नाइज विद यूनेस्को माइकल बेटेस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट 2022, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में बात करें तो उसने क्या रिसीव किया है, यहाँ पे लिखेंगे बुलेट पॉइंट डाल के, रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड विद यूनेस्को award for biosphere reserve management 2023, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, check tourists for plastic wastes, ठीक है ना। रिसाइकल, कलेक्ट एंड रिसाइकल। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली सबसे पहले तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में है, उसको अभी अभी एक अवार्ड मिला है यूनेस्को की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट्स है कि टूरिस्ट के पास जितना भी प्लास्टिक होता है वो उनसे कलेक्ट कर लेते हैं और रिसाइकिल करते हैं, और रोड्स बनाने में भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में भी उसको यूज़ कर लेते हैं प्लास्टिक को। On the second anniversary of World's Biosphere Reserve Day, it is important to reflect on the progress that has been made in conserving and sustainably using these vital ecosystems. In this context, UNESCO, in partnership with Ministry of Environment, Forest and Climate Change and National Center for Sustainable Coastal Management, concluded the 10th South and Central Asian Biosphere Reserve Network Meeting. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने इंडिया के बारे में बात करी और बीच में हमें थर्ड पॉइंट एक और कवर करने को मिल गया यहाँ पे, जिसको क्या है, सकाम, SACAM, ठीक है, SACAM। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे,
साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग कहाँ पर हुई? इन चेन्नई। थीम क्या है? रिज टू रीफ। क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज and fostering collaboration in realm of sustainable development क्या है? कि हम इतने रिसोर्सेज यूज़ करें कि आज की जनरेशन का तो फुलफिलमेंट हो जाए, आने वाली जनरेशन का भी हो जाए। तो ये क्या है? साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग, जो कि चेन्नई में हुई। थीम क्या थी? रिच टू रीफ, और कोलैबोरेशन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये इनका एम है। तीनों पॉइंट्स बहुत ज़रूरी। अब ये किसने ऑर्गेनाइज करी थी? ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट बनेगा यूनेस्को इन पार्टनरशिप विद Ministry of Environment, Forests and Climate Change and National Center for Sustainable Coastal Management concluded साकाम। नाकाम और साकाम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। इन लोगों ने मिलकर ये करा था, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इनहांसेस ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ये फोर्थ पॉइंट बनेगा हमारा। दैट इज यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर, दैट इज मॉब program. Sorry guys for the reep sound. Enhances the human environment relationship. ठीक है, कैसे? Combining natural and social sciences to improve livelihood. मतलब उनकी जो कमाना है वो थोड़ा नेचर पे डिपेंड होकर कमा ले, और नेचर भी जो है वो सही रहे। तो ये क्या है? यूनेस्को मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके बाद द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑर्डर टू ऑल अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स टू लीव द कंट्री बाय, ये लिखेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड all undocumented migrants to leave the country by 31st October। ठीक है। Target Afghan refugees, reason bomb blasts। बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी बॉम्ब ब्लास्ट अटैक्स। इसकी वजह से उन्होंने बोल दिया जो इलीगल, मतलब विदाउट परमिशन, और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट मतलब विदाउट परमिशन जो बैठे हैं, उनको कह दिया कि तुम कंट्री छोड़कर जाओ। और ये जो है मोस्टली किसको बोल रहे हैं? जो अफगान वाले हैं वो ज़्यादा बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे।
तो यहाँ पर ऑर्डर कह रहे हैं कि तालिबान, जो कि ये आपको नोट नहीं करना है, समझना है, तालिबान जो पहले एक टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, वो आज की डेट में किसको रूल कर रहा है? अफगानिस्तान को रूल कर रहा है। और उसके क्रेडिट किसको दे सकते हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसने बहुत हेल्प करी इनकी। अब वहाँ पे वो लोग आ गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो अब इनका जीना, इनको जीने में दुखी कर रहे हैं, ठीक है ना, अफगानिस्तान वाले। चलिए आगे चलेंगे। इन्फोसिस फाउंडर जो उन्होंने बोल दिया कि 70 घंटे काम करना चाहिए पर वीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्फोसिस फाउंडर। और आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मेरे को लगता है कि देखो यार, मतलब मेंटल हेल्थ नाम की चीज़ है जो सबकी बहुत ही तौबा तौबा हो रखी है, तो और प्रोडक्टिविटी इससे नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप जितना देर काम करो उतना ही देर अच्छे से करो, वो ज़्यादा सही है रादर दैन ये करना। लोगों की फैमिलीज भी हैं, ठीक है ना। और इन्फोसिस का वर्क कल्चर तो वैसे ही बहुत बदनाम है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी एंड स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी 2+2 मीटिंग के लिए जो है इंडिया आएंगे। और किससे मिलेंगे? हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिलेंगे, ठीक है ना। 2+2 मीटिंग कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन to meet India's defense and external affairs minister, ठीक है। 2+2 का बैकग्राउंड अगर हम नोट करें, बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड सबसे पहले 2018 में इनिशिएटेड इन 2018 डिप्लोमेटिक समिट है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि क्वाड 2024 कहाँ पर होने वाली है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया भी मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिक डे की पैरेड पे गेस्ट कौन हो सकते हैं? जो बाइडन, जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, ठीक है। ये 5th डायलॉग है, 5th एनुअल डायलॉग है, यहाँ पे लिख लो कहीं पे, 5th एनुअल डायलॉग। एनुअल माने जो हर साल होता है, ठीक है। इंडिया ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लेने हैं, यूएवी लेना है, ड्रोन्स लेने हैं, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी हेडिंग कॉपी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी टू इंट्रोड्यूस electoral literacy content in टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना। इलेक्टोरल, इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या होता है वो, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, ठीक है ना। एम क्यों है? वाई अवेयरनेस अमंग यंग इंडियंस, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एडवाइस स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स
यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी तो अपनी बुक्स में डालेगा, स्टेट एजुकेशन बोर्ड वालों को सजेस्ट कर देंगे कि अगर तुम कर दो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें हाईलाइट करने वाली कोई बात नहीं है, बस पढ़ा रही थी मैं। बात यहाँ पे क्या है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड between Election Commission of India and Education Ministry. Now this is very very important. इसको आप important लिख लो ऐसे. This is important. Okay. किसी ने लिखा था कमेंट्स में कि ग्रीन मत यूज़ क्या करो, इसलिए डार्क ग्रीन यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ एम्ड एट, ये भी लिखेंगे एम क्या है. इट इज़ एम्ड एट extending EC's flagship systematic voters education and electoral participation sweep in schools and colleges. ठीक है ना. तो ये इनका वो है कि इलेक्टोरल, ये स्वीप इनका चल रहा था. एक स्वीप क्या है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये ईसी इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है उसका प्रोग्राम है, उसके अंदर ही ये स्टेप लिया गया है. MOU एम्स टू एड्रेस इशूज सच एज वोटर अपैथी अमंग अर्बन एंड यंग इंडियंस. ठीक है, तो अवेयरनेस अबाउट दिस कि वोट करना ज़रूरी है. अब यहाँ पे टर्म यूज़ करी हुई है अपाथी. अपाथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग interested in or enthusiastic about anything. ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड वाली फीलिंग होना. ठीक है जी, ओके. भूटान के जो किंग है वो इंडिया विजिट करेंगे. भूटान किंग जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा. तो भूटान के किंग का नाम लिख लेंगे हम, क्या है, किंग जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक. ठीक है ना. और ट्रिप दैट कम्स एमिड रेन्यूड पुश बाय भूटान. तो यहाँ पर चाइना और भूटान के आपस में बात चल रही है कि जो इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना. और इंडिया का भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो हम इसको कहेंगे कि भैया कहीं हमारा हिस्सा, हमारे को कुछ पंगा मत कर देना. ठीक है ना. तो इम्पॉर्टेंट है. भूटान के किंग का नाम अभी हमको याद रखना है. पुतिन साइन बिल रिवोकिंग रशियाज रेटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पुतिन साइंस बिल cancellation of Russia's ratification of global nuclear treaty. ठीक है ना. जो ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की हुई थी रशिया ने, या रेटिफाई क्या हुआ था कि जो इसमें लिखा है हम वो मानेंगे, वो कैंसिल कर दिया उसका अप्रूवल. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे साइंड अ बिल रिवोकिंग रशियाज रेटिफिकेशन ऑफ अ ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन. ठीक है ना. रेटिफिकेशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन. ठीक है ना. तो यहाँ पर विच हैड USA has signed but not ratified the treaty. ठीक है ना. USA ने ये ट्रीटी को साइन किया हुआ है बट अप्लाई नहीं किया हुआ अपने आप को. तो अब इन्होंने भी सेम कर दिया, रशिया वालों ने भी, कि हम भी नहीं मानेंगे इसको.
जिसमें ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन है कि हम नहीं मानेंगे, मतलब ये अब न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं रशिया वाले। क्लाइमेट फंडिंग फॉल शोज एक्शन स्टॉलिंग यूएन। इंटरनेशनल फंडिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस इन डेवलपिंग कंट्रीज स्लम्ड इन 2021। मतलब देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, अगर आप उनको चाहते हो कि वो पोल्यूशन कम करें तो डेवलप्ड कंट्रीज को उनको पैसे देने पड़ेंगे, और वो जो पैसा है वो कम दे रहे हैं, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, बट इन लेटेस्ट एनुअल असेसमेंट पैनल फाउंड दैट पब्लिक फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्री फेल 15% टू अराउंड $21 बिलियन, ठीक है। क्लाइमेट फंडिंग, क्लाइमेट फंडिंग ये हम लिखेंगे, इंटरनेशनल फंडिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट फंडिंग, क्लाइमेट फंडिंग बाय developing countries, by developed country to developing countries fell 15% in 2021। अराउंड कितनी हुई, अराउंड $21 बिलियन, ठीक है। उसके बाद तेंदुलकर एंड मुरली लीड वन डे फॉर चिल्ड्रन इवेंट। कौन सा, वन डे फॉर चिल्ड्रन इवेंट। इसमें क्या है, वन डे फॉर चिल्ड्रंस इवेंट में यूनिसेफ्स क्या है, यूनिसेफ्स साउथ एशिया रीजनल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर along with मुतिया मुरलीधरन led a day for children called for gender equality during India Sri Lanka match, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, द वन डे फॉर चिल्ड्रन इज अ माइलस्टोन इवेंट अंडर आईसीसी यूनिसेफ पार्टनरशिप टू सपोर्ट चिल्ड्रंस इशू एंड कॉज दिस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। ड्यूरिंग द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच तेंदुलकर एंड मुरलीधरन pressed a button which lit up to 32,000 strong Wankhede Stadium in UNICEF's icon clay blue color as part of long standing partnership with UNICEF and ICC। क्या क्या इन्होंने, ये लिखेंगे वन डे फॉर चिल्ड्रन, one day for children is a milestone event under ICC UNICEF partnership to support children's issues during World Cup। During second inning of the match, both pressed a button which lit up 32,000 strong Wankhede Stadium in UNICEF's iconic sign blue color, ठीक है ना। तो अब ये कलर भी इनका पता चल गया हमें कौन सा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट कि ही इज एन एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मराठा कोटा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, कौन, मनोज जारेंज पाटिल। तो ये कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, नहीं तो अब इन्होंने थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया अपनी हंगर स्ट्राइक। तो यहाँ पर इजराइल और गाजा वाली बात हो रही है, जो पॉइंटर्स लिखने हैं थोड़े से वो लिखवा देती हूँ।
तो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ इसराइल पे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ, ईरान और इसराइल का जो रिलेशन था वो बड़ा ही अच्छा था, ठीक है। ईरान became a hostile nation to Israel only in Iran and Israel relationship went in 1979 आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन, ठीक है। जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई तब इनका रिलेशन चेंज हुआ। वहाँ पे मुस्लिम क्लर्जी थी, मुस्लिम लोग थे, जो प्रीस्ट थे, मतलब मौलवीज थे, वो पावर में आ गए और उनके वहाँ पर चेंज हुई, ठीक है। ईरान मोनार्की वॉज क्लोज टू इसराइल दैट बोथ नेशंस हैड अग्रीड। ईरानियन, उससे पहले एक मिनट ये लिख लें फिर बताती हूँ। ईरानियन मोनार्की was so close to Israel that both nations had agreed in 1977 to build a military co-production complex inside Iran to make ballistic missiles। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल का रिलेशन बहुत अच्छा था जब तक 1979 की ईरान में रेवोल्यूशन नहीं हुई। रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मुस्लिम क्लर्जी जो थे, मौलवीज जो थे, वो पावर में आके उन्होंने पूरा मुस्लिम लॉ, रिलीजियस लॉ जो है वो लगा दिया। ईरानियन मोनार्की हुआ करती थी पहले, मतलब किंग हुआ करता था पावर में। किंग के साथ इसराइल की इतनी बनती थी कि 1977 में इन्होंने बोला था कि हम को प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करेंगे ईरान में जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल बनाए थे। इतनी ज़्यादा बनती थी इनके आपस में, ठीक है ना। तो ये सारे हमने पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सो गाइस दैट्स इट। आप bloggery.in पर जा सकते हैं, अगर आपको हमारे लेक्चर्स खरीदने हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, डू कमेंट, शेयर एंड लाइक, बाय।